तो आइए बेटा आज शुरू करते हैं एक नया लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मियोसिस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दक्षिणा की क्लासरूम में। मज़ेदार तरीके से आज आप स्टडी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना बायोलॉजी, और इस बायोलॉजी के दम पे आप लोगों ने नीट उखाड़ के फेंक देना, मतलब चक देने फट्टे। तो बेटा करते हैं शुरू। आज हमारा ये वाला टॉपिक है मियोसिस। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे को परेशान कर देता है, एक ऐसा टॉपिक जो आज नहीं समझ आया तो आपके लिए बाद में समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा एकदम आज कमर कस लो, दिमाग लगा के एकदम शांति से पूरे फोकस के साथ इस पूरे लेक्चर में बैठो और देखो आपको क्या एकदम जादुई तरीके से लेक्चर आता है समझ। पहले हम करेंगे इस लेक्चर में क्या, एक एक लाइन एनसीईआरटी की करेंगे फिनिश, लाइन के एक एक एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को हम समझेंगे और फिर हम फाइनली अपने बने हुए खूबसूरत से नोट्स के पास आएंगे और समझेंगे कि इस पूरे सेगमेंट की डिटेल्स क्या, समझेंगे, याद करेंगे और कंप्लीट करेंगे मियोसिस को। और ये मियोसिस जो मजेदार सा टॉपिक है, आइए करते हैं स्टार्ट। तो बेटा टॉपिक तो क्या आप एकदम बढ़िया सी कहानी कह रहे हैं कि करो, कहते हैं मियोसिस शुरू। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे, the production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes which each with a complete haploid set of chromosome। बड़ी सारी अलग अलग डिफरेंट भाषा इस लेक्चर में, इस लाइन में यूज करी गई है। देखते हैं बेटा क्या हमें समझाना चाहता है, क्या हमें कहना चाहता है। करते हैं शुरू। तो आप यहाँ पे देखो वर्ड हैप्लॉइड और दूसरा वर्ड देखो डिप्लॉइड। ये दोनों वर्ड कहां से शुरू करते हैं, क्लियर बेटा? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ये वर्ड देने का मतलब क्यों और कहां से आता है, इसको हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का कितना नंबर है, इस धारणा पे, इस बेसिस पे हम लोग हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझाते हैं। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, अगर इवन, क्या बोल रहा मैंने, इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुए, CHR का मतलब क्रोमोसोम, तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुए तो बोलो, समझ लो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन में 46, किसी में 20, किसी में 10, किसी में 12। तो ये अगर इवन नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो बेटा इनको किस एक पैटर्न में, एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको तरीकों को कहते हैं 2n। तो 2n तरीके से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे बेसिक से डेफिनेशन दे रहा हूं। अगर मैं 46 को 2n से रिप्रेजेंट करता हूं तो इसका मतलब क्या है, 2 × 23, समझे? तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, 23, समझे मेरी बात? यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, 23। अगर मैं 20 को 2n से रिप्रेजेंट करता हूं तो दैट मीन्स 2 × 10 और यहाँ पे n की वैल्यू होगी 10। उसी तरीके से 2n दैट इज 2 × 5, n की वैल्यू हुई 5, और 2n इज 2 × 6, तो n की वैल्यू हुई 6। क्लियर बेटा, समझ आया? तो पुत्र ये वर्ड जो n है, ये n हमें क्या बताता है? जो n यहाँ पर है ये दिखा रहा है आपके पास नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, या फिर इसको और सिंपल भाषा में हम सिंपल सा बोलते हैं कि अगर मैं बेटा कभी 2n लिखता हूं तो इसका मतलब n मेरे पास क्रोमोसोम के टाइप्स या फिर नंबर के बारे में बता रहा है। कितना क्रोमोसोम के नंबर में, कैसे देखो, 2 × 23, दैट मीन्स 2 copies each of 23 types of chromosome। चमकी बात, एकदम भन्ना गया, एकदम सब कुछ मजेदार हो गया। देखो गिटार बज रहा है कान के पीछे, यस। ये 2 × 23 क्या है, 2 × 23 को बेटा 2n लिख सकते हैं ना, दैट मीन्स 2 copies of each of 23 types of chromosomes। समझे मेरी बात? तो 23 तरीके के अलग अलग इस अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स हैं आपके पास, 23 डिफरेंट टाइप्स। तो मैं 2 कॉपीज हैं बेटा, तो 2 कॉपीज को मैं क्या, 2 कॉपीज को मैं किसी भी चीज की अगर 2 कॉपी होंगी तो मैं इसको पेयर बोल सकता हूं। तो ह्यूमंस की अगर हम करते हैं बात, तो ह्यूमंस के पास
टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम। कितने होते हैं टोटल? 46 क्रोमोसोम। और ये 46 क्रोमोसोम को 2 इंटू 23 बोल सकते हैं। और 2 बेटा दैट मीन्स 23 अलग अलग टाइप की, हर एक की 2 कॉपीज हैं। तो क्या बेटा मैं इसको 23 पेयर्स बोल सकता हूँ? यस, समझे? सो फाइनली सिंपल भाषा में हैप्लॉइड और अगर मैं कहूं डिप्लॉइड, ये मेरे पास 2 वर्ड्स आते हैं। क्या? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में क्या खेल होता है? डिप्लॉइड में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन पेयर्स, जैसे 23 पेयर्स, जैसे 10 पेयर्स, जैसे 5 पेयर्स हैं। तो 23 पेयर्स होंगे तो टोटल बेटा इवन नंबर आया। 10 पेयर्स होंगे तो टोटल नंबर आपके पास ये आया 20 आया, इवन नंबर। 5 पेयर्स होंगे तो टोटल 10 इवन नंबर। समझे मेरी बात? बहुत बढ़िया। हैप्लॉइड में यहाँ पे पेयर नहीं होते, यहाँ पे कैसे होते हैं? ऑड नंबर। 7 क्रोमोसोम, 5 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम। समझे? तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं है। तो यहाँ पे 7 टाइप्स, 5 टाइप्स, 3 टाइप्स, बट ओनली 1 कॉपी ऑफ ईच। हर एक की एक कॉपी। तो अगर मैं 7 टाइप्स की बात करता हूं तो बेटा पता कैसे होगा? ये 7 टाइप्स, मैं बोल रहा हूं 7 टाइप्स, तो मैं इसको कैसे कहूंगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट टाइप्स। और क्या कोई भी यहाँ पे पेयर में पड़ा है? नहीं। तो यहाँ पे इसको मैं n से रिप्रेजेंट करता हूँ। जब मेरे पास पेयर होता है तो उसको मैं 2n से रिप्रेजेंट करता हूँ, जब पेयर नहीं होता तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? n से। क्लियर हुआ बेटा? एक और चीज तो मैं अच्छे से बता दूं, जब मैं डिप्लॉइड यानी जब आप डिप्लॉइड की करते हैं बात, तो कैसे इसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं? तो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो इसको आप 23 पेयर्स बोलेंगे इज इक्वल टू 46। इसको क्या आप 2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसका मतलब मालूम क्या है कि ये इस तरीके से फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर, क्या ये पेयर के फॉर्म में पड़े हैं? हाँ। समझे? आसान था? आसान था, समझाया बहुत इलैबोरेट करके, बट ये बेटा कंसेप्ट बड़ा आसान था। हैप्लॉइड आपको समझ आया जब पेयर्ड फॉर्म में नहीं होंगे, और डिप्लॉइड जब कैसे होंगे? पेयर्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो इतना सा कंसेप्ट था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को समझने का। बेटा हैप्लॉइड डिप्लॉइड के साथ साथ यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक बढ़िया सा वर्ड आपको बताया, ऑफस्प्रिंग। और बचपन से जो ऑफस्प्रिंग वर्ड पढ़ते हैं, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे। क्या होता है? बच्चे। जब किसी ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, क्या बोल रहा हूं मैं? किसी बेटा ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो ह्यूमंस का केस लो। अगर ह्यूमंस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो इधर होता है स्पर्म और इधर होता है एक ओवम। क्या ये दोनों गैमीट्स हैं? यस। अब जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं तो बेटा क्या बनता है? जाइगोट। ओके। और जाइगोट डिवाइड करके एक चाइल्ड बनाता है, डिवाइड करता रहता है और एक चाइल्ड बनाता है। तो मैं अब तुम्हें एक बढ़िया सी फैक्ट बताता हूँ। जाइगोट डिवाइड करता है चाइल्ड बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ओके। एंड जब माइटोसिस जाइगोट करेगा तो माइटोसिस को तो इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, और अगर इक्वेशनल डिवीजन हुई तो जब जाइगोट से चाइल्ड माइटोसिस से बन रहा है तो चाइल्ड में बहुत सारे सेल्स हैं। तो बेटा चाइल्ड की आप बॉडी का कोई भी सेल लीजिए और जाइगोट लीजिए, क्या दोनों को बनाने के लिए जाइगोट से जब वो सेल बना तो वो सेल बनना माइटोसिस से हुआ ना पॉसिबल? तो बेटा जब जाइगोट से इस तरीके से एक सेल बना, ये था जाइगोट, और यहां से जब 2 सेल बने तो जाइगोट में 2n नंबर यहां था, माइटोसिस हुआ तो बच्चों के अंदर भी तो 2n नंबर ही होगा कि नहीं होगा? तो जाइगोट में अगर 46 क्रोमोसोम थे तो बच्चों में भी तो 46 और 46 क्रोमोसोम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? समझे मेरी बात तुम लोग? तो जाइगोट से चाइल्ड तक माइटोसिस हुआ, मस्त तरीके से आया समझ। अब इस बात को इरेज करके मैं तुम्हें कैंट एकदम मजेदार सा कंसेप्ट बताता हूँ। देखो इधर जाइगोट में बेटा 46 क्रोमोसोम और चाइल्ड सेल में कितने क्रोमोसोम? 46। तो जितने जाइगोट में उतने चाइल्ड में। अब मुझे बताओ स्पर्म और ओवम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? स्पर्म के अंदर बेटा 23 होते हैं। देयर इज नो 23 पेयर,
ओनली 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। यहाँ पर भी आपके पास 23 क्रोमोसोम। तो जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तभी तो जाके आपके पास कितने क्रोमोसोम पहुंचते हैं बेटा, कब कितने बनते हैं, 46 क्रोमोसोम बनते हैं। तभी तो आपके पास जाके कितने क्रोमोसोम बने, 46 क्रोमोसोम। बात समझ आई, आसान था। तो अब हम ऐसा कहते हैं कि ये जो गैमीट्स हैं इनके आधे क्रोमोसोम, इनके मतलब इसके सारे के सारे क्रोमोसोम और इसके सारे के सारे क्रोमोसोम मिला के जाइगोट बनाते हैं। तो मैं अगर जाइगोट के कंपैरिजन में देखूं बेटा, आधे क्रोमोसोम जाइगोट के कंपैरिजन में आधे क्रोमोसोम ओवम में है और आधे क्रोमोसोम स्पर्म में है। तो स्पर्म एंड ओवम जो थे उनमें 23 है और जाइगोट में 46 है। क्लियर हुई ये वाली बात? ओके, तो अब देखते हैं यहां पर फादर और इधर है मदर। बेटा फादर की बॉडी, सिंपल सी बात, फादर की बॉडी में कितने से क्रोमोसोम्स हैं, 46। मदर की बॉडी के किसी भी सेल में कितने क्रोमोसोम है, 46। तो जब फादर ने स्पर्म बनाया, मदर ने ओवम बनाया, तो इस प्रोसेस में कुछ ऐसा जादुई चीज हुई कि 46 की जगह अब सिर्फ 23 रह गए। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फादर की बॉडी के अंदर थे 46, लेकिन जब फादर की बॉडी में एक स्पेशल सेल बना जिस सेल को हम गैमीट कहते हैं, उस गैमीट के बनने के दौरान क्रोमोसोम का नंबर हो गया आधा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बेटा यहां पर प्रोसेस हुआ मियोसिस का। कहानी क्लियर होती आ रही है आपको? तो मियोसिस क्या प्रोसेस है? मियोसिस एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट बॉडी में जितने पड़े क्रोमोसोम हैं उनका आधा हो जाता है। मियोसिस में 46 से 23 और यहाँ पे भी 46 से 23। तो क्या क्रोमोसोम नंबर हुआ कम? यस, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया एंड इट इज रिड्यूस टू हाफ। एंड सच अ डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए मियोसिस को नाम दिया जाता है रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर हुई बेटा बात? तो चलो वापस आते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी ने प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दोनों गैमेट्स ने फ्यूज होकर जाइगोट बनाया था। Each with a complete haploid set of chromosome। क्यों? क्योंकि स्पर्म के अंदर 23 थे और 23 एक अपने आप में एक हैप्लॉइड सेट कहलाएगा। यानी 23 को N कहा था, दैट मीन्स 23 सिंगल कॉपीज। समझे? 23 सिंगल कॉपीज। तो इसको हम क्या टर्म करेंगे, हैप्लॉइड सेट। गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। ऐसे प्लांट पेरेंट जो फादर है, जो मदर है, उनकी बॉडी में तो डिप्लॉइड सेल्स हैं। तो कुछ डिप्लॉइड सेल्स स्पेशलाइज्ड हैं, उनके पास स्पेशल फंक्शन है और उन स्पेशल फंक्शन में क्या होता है, उनके पास स्पेशल क्वालिटी होती है कि उनके अंदर मियोसिस हो। गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। This specialized kind of division that reduces the chromosome number by half, जो क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है, 46 की जगह 23 कर देता है, results in production of haploid daughter cells। तो यहाँ पे पेरेंट की, फादर की बॉडी में कोई सेल था जिसमें 46 थे, इसमें स्पेशल मियोसिस हुआ, स्पेशल रिडक्शन डिवीजन हुआ और यहाँ पे क्या बन चुका है, स्पर्म, और स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम नंबर है 23। ऐसी डिवीजन कौन सी है? ऐसी डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस। पढ़ लिया बेटा हमने, अभी देखा था। मियोसिस एंश्योर, मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड फेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। अगर एक मेल बॉडी में हैप्लॉइड सेल देखा जाए तो वो क्यों आया? क्योंकि मियोसिस आया। तो जीवन काल में, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, अगर कोई हैप्लॉइड फेज किसी सेल में आएगा तो वो क्यों आएगा? मियोसिस की वजह से। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर मियोसिस होगी तो उसकी वजह से आपके पास कौन सा सेल बन रहा है? हैप्लॉइड सेल। We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals। गैमेट्स बेटा प्लांट में भी मिलता है, एनिमल में भी मिलता है। तो जब गैमेट्स आपके पास दोनों जगह बन रहा है ना, प्लांट और एनिमल में, तो इस प्रोसेस के दौरान आपके पास मियोसिस होता है। यानी गैमेट बनाने के लिए आप क्या प्रोसेस करते हो? मियोसिस। अब द की फीचर्स ऑफ मियोसिस ये है। मियोसिस इन्वॉल्व्स two sequential cycles of nuclear and cell division called as meiosis 1 and meiosis 2। हम क्या कर रहे हैं? इस मियोसिस को दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। बेटा यहाँ पर आपके पास कैरियोकाइनेसिस होगा
और साइटोकाइनेसिस होगा, और यहाँ पे भी कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा। दैट मीन्स एक साइकिल कैरियोकाइनेसिस की और साइटोकाइनेसिस की, और दूसरी साइकिल सेरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की, और इसके बाद इस पहली साइकिल के बाद यहाँ पर दूसरी साइकिल होगी। क्लियर हुई बात? तो यही कहता है इट इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल, एक के बाद एक, कैरियोकाइनेसिस की और साइटोकाइनेसिस की, एक सेल मियोसिस 1 और मियोसिस 2। क्लियर बेटा? बट यहां पर गूगली एनसीईआरटी डालती है, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये वाली लाइन बेटा अगर आपको समझ आ गई तो आपका मियोसिस का कंसेप्ट हो गया क्लियर। ये लाइन एग्जैक्टली क्या कहती है हम यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं। देखो इस बात को, वेरी आसान, इमेजिन कर लिया, समझ आ गई तो गेम क्लियर हुई। बेटा यहाँ पे जल्दी से मैं माइटोसिस को आपको दिखाऊं तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यही तो हुआ। तो G1 फेज में आपके पास थे, समझ लीजिए 2N, याद रखना बेटा एक चीज, N इज इक्वल टू नंबर, C इज इक्वल टू कंटेंट, समझे वाली? N इज इक्वल टू नंबर, C इज इक्वल टू कंटेंट, समझे ना अच्छे से? ओके। मैं अगर बेटा यहाँ पर नंबर की बात करता हूँ और कंटेंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बनाते हुए दिखा रहा हूँ, देखते रहना अच्छे से। इसको और इलेबोरेट करते हैं और अच्छा सा लिखते हैं हम लोग, देखो क्या एकदम मस्त समझ आएगा। अगर तुम ये वाला मेरे साथ साथ अपने आप, मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा और साथ साथ तुम खुद भी दिमाग लगाओगे, खुद ब खुद आंसर देते रहोगे, तो इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया। और जब तक नहीं समझ आएगा ये रिपीट करके बार बार रिवाइंड करके देखते रहना। आपके पास G1 फेज है, उसके बाद आता है S फेज, फिर आता है G2 फेज, उसके बाद आता है प्रो फेज, उसके बाद मेटा, उसके बाद एना फेज, उसके बाद टीलो फेज। ठीक है, टीलो फेज तक सेल तो एक ही रहा ना, टीलो फेज तक अभी भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई तो सेल एक ही है। टीलो फेज में 2 न्यूक्लियस है लेकिन सेल एक है। G1 फेज नंबर और कंटेंट, नंबर पर सेल, कंटेंट पर सेल, ऐसे डिफाइन करें बेटा। G1 फेज में नंबर आपके पास था 2N, कंटेंट था 2C। S फेज में नंबर था आपके पास 2N, नंबर डबल नहीं होता है लेकिन कंटेंट डबल हो जाता है। क्लियर? G2 फेज में बेटा नंबर तो उतना ही रहेगा लेकिन कंटेंट तो अभी डुप्लीकेटेड है। जब आपके पास प्रो फेज आया तो वहाँ पे डीकंडेंसेशन वगैरह होने शुरू हुई, क्रोमोसोम बनने शुरू हुए, तो नंबर अभी भी 2N ही है और अभी भी कंटेंट 4C ही है। कंटेंट तो डुप्लीकेटेड है, अभी कंटेंट बटा कहाँ है? समझे ना मेरी बात? कंटेंट अभी बटा नहीं है। मेटा फेज सेम चीज रहेगी। एना फेज में अब क्या गेम हो रही है? एना फेज में आपके पास जब ये 2 थे, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड था, क्या ये स्प्लिट हुए एना फेज में? जब बेटा ये स्प्लिट हुए तो अब एक क्रोमोसोम जो 2 क्रोमैटिड का बना था, अब वो 2 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका है जो सिंगल क्रोमैटिड का बना है। तो अगर पहले ऐसा था तो अब ऐसा हुआ ना, नंबर आपके पास डबल हुआ, तो इसलिए एना फेज में अब 2N की जगह आपके पास क्या हो जाता है? 4N। पूरे अगर मैं सेल में बात करूं, कंप्लीट सेल में, तो आपके पास नंबर कितना है? 4N। और पूरे के पूरे सेल में कंटेंट तो भैया 4C ही है। अगर मैं इन दोनों को साथ रखता हूं तो कंटेंट मेरे यहाँ पे 2 हाथ हैं, दूर दूर रखता हूं तो हाथ अभी भी 2 हैं, कंटेंट तो 2 हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों हाथ जुड़े हुए दिख एक रहे हैं। लेकिन अगर मैं देखूं मेरे एक हाथ का वजन है 1 किलो और इस हाथ का वजन है 5 किलो और इस हाथ का वजन है 5 किलो, तो मिला के अभी कितना किलो दिखेगा? कितना किलो दिखेगा बेटा? इसका वजन दिखाई देगा आपको 10 kgs, बट देखने में यूनिट तो एक है। जब मैं इसको दूर दूर कर दूंगा तो वेट कितना है? टोटल 10 kgs, लेकिन यूनिट कितनी है? 2। समझे मेरी बात? इसीलिए यहां पर आपके पास नंबर हो जाएगा डबल लेकिन कंटेंट रहेगा सेम। टीलो फेज के अंदर भी बेटा सेम का सेम गेम रहेगा। नंबर आपके पास ये एंड्स में जाएंगे, अलग अलग न्यूक्लियस में चल जाएंगे, बट क्रोमोसोम नंबर पर सेल 4N रहेगा और कंटेंट पर सेल 4C रहेगा। अब कंडीशन क्या होगी? साइटोकाइनेसिस के बाद जब 2 सेल बन चुके होंगे तो नंबर पर सेल 2N हो जाएगा और कंटेंट पर सेल 2N हो जाएगा। समझ आई बेटा? आसान था। तो ये तो पूरा का पूरा गेम थी किसका? माइटोसिस का। मियोसिस में क्या हुआ अब हम देखते हैं।
मियोसिस में सबसे पहले G1 फेज आता है, और मियोसिस मालूम है हमें 2 फेजेस का होता है बेटा, तो मियोसिस को और ऐसा लिखते हैं, मियोसिस हमारे पास 2 टाइप्स में, मियोसिस 1 और फिर उसके बाद मियोसिस 2। अभी हम मियोसिस 1 की बात करेंगे। मियोसिस 1 में G1 फेज आया बेटा, उसके बाद S फेज आया, फिर आया आपके पास G2 फेज, और फिर आपके पास आया प्रोफेज 1। यहाँ पे 1 लगना शुरू होता है क्योंकि मियोसिस 1 है। मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो हम ना नंबर लिखते हैं। यहाँ पे मियोसिस में करने लगते हैं ना बेटा अगर डिफाइन, तो हम ना थोड़ा सा इसको अरेंज करो ऐसे, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर, और यहाँ पे कंटेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और आसान है, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, फॉलो करते रहो। नंबर बेटा यहाँ पे 2n है, कंटेंट भी 2n है। S फेज में नंबर तो 2n रहता है क्योंकि जुड़े हुए हैं अभी भी हो, लेकिन कंटेंट तो 4c हुआ ना, ठीक है बेटा। G2 फेज नंबर आपके पास 2n, कंटेंट 4c। प्रोफेज 1 अब वही गेम हुआ जैसे प्रोफेज में पहले होता था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सिर्फ मैं नंबर और कंटेंट की बात कर रहा हूँ, तो नंबर अभी भी 2n ही है, लेकिन कंटेंट 4c, सेम चलते आ रहा है। मेटाफेज में सेम का सेम, यहाँ पे भी 2n, यहाँ पे भी 4c। एनाफेज में जैसे माइटोसिस में आपके पास सेपरेट होता है ना, नहीं बेटा एक काम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज और करते हैं। आप इसको कुछ इस तरीके से समझो, जब आपने, चलो और आसान कर देता हूँ, सिंपल और बहुत बढ़िया, जैसे नॉर्मल क्लास में हम लोग करते हैं ऐसे चलने दो। एक सेल के अंदर कंटेंट आपके पास अभी भी 2n है, कंटेंट पूरे के पूरे सेल में कितना है 2n है, और यहाँ पे ये नंबर 2n है, और आपके पास जो कंटेंट है बेटा वो कितना है 4c। इतना क्लियर हो रहा है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। एनाफेज में कि दूर दूर जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक बढ़िया सा फैक्ट बताना चाहता हूँ, यहाँ पे चेंज आ रहा है। एनाफेज जो होता है मियोसिस का, वहां पे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होता, समझे मेरी बात? वहां पे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होता। क्यों? ये जादुई करिश्मा है। हमने बेटा एनाफेज यहां पर चेंज देखा कि यहाँ पे 2n से 4n बन गया, लेकिन मेटाफेज में यहाँ पे जो था 2n, यहाँ जो था 2n, ये 2n ही रहता है। क्यों? ये अभी हम थोड़ी देर में जस्ट डायग्राम में दिखाऊंगा तुम्हें। ये रहेगा 2n, कंटेंट 4c। टीलोफेज के अंदर कंटेंट 2n, पर सेल 4c, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के बाद बेटा मालूम क्या होगा? यहाँ पर 2n का हाफ हो जाएगा और 4c का हाफ हो जाएगा। ये समझे मेरी बात? अभी के लिए ये दिमाग में कंसेप्ट बिठा लो, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसका रीजन, एग्जैक्ट रीजन मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो अब यहां तक समझे क्या हुआ? G1 फेज 2n आता था। S फेज में नंबर तो सेम है लेकिन डुप्लीकेशन हो चुकी थी, कंटेंट 4c हो गया। G2 फेज में नंबर तो उतना ही रहता है ना बेटा, लेकिन कंटेंट तो डबल है, वैसे का वैसे ही जैसे चलता आ रहा है। जैसे S फेज में था वैसे G2 फेज में था। प्रो फेज में कंडेंसेशन हो गई लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। मेटा फेज में भी सब कुछ सेम चलता है। एना फेज में यहाँ पे थोड़ा सा माइटोसिस के मुताबिक फर्क आता है। माइटोसिस में हमने सीखा, माइटोसिस में एना फेज में स्प्लिट हुआ, यहाँ पर इधर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता। सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा। जब सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता ना, तो बेटा ये 2n का 2n ही रहता है। जब ये 2n का 2n ही रहेगा तो फाइनली साइटोकाइनेसिस के बाद आपके पास नंबर हो जाएंगे क्या? कम। आपके पास नंबर, आपके पास 2n की जगह कैसा हो जाएगा? n हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 46 था तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? 23। अब क्या होगा बेटा? यहाँ पर इसके बाद मियोसिस 1 कंप्लीट, तो क्या शुरू होना है? मियोसिस 2, और इनके बीच में बेटा एक गैप टाइम आता है जहां पे दोबारा G1, S और G2 फेज आएगा। अब G1 फेज, S और G2 फेज आएगा, इस तीनों चीज को मिला के कहते हैं इंटरफेज की जगह इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस। तो मियोसिस 1, इंटरकाइनेसिस और मियोसिस 2। क्लियर हुई बात? सिंपल। तो मियोसिस 1 में आपने G1, S,
G2 फेज, प्रो, मेटा, एना और टीलो 1 1 1 1 ये सब किया, और उसके बाद आपने क्या किया, साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद कौन से फेज में आए, इंटरकाइनेसिस, और फिर मियोसिस 2 में पहुंचे, जहां पे प्रो 2, मेटा 2, एना 2 और टीलो फेज 2, ये चारों के चारों आप चीज करते गए। समझ आ रही है बेटा बात, यहां तक हुआ क्लियर? तो इतने पोर्शन में आपने अपना गेम का गेम निपटाया। तो अब आप यहां पे एक बढ़िया सा कंसेप्ट देखो जो एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी ने कहा कि मियोसिस 1, यहां पर आपके पास कितने क्रोमोसोम्स थे, 46। मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ और 46 क्रोमोसोम के बन गए 23। ठीक, अब यहां पर आपके पास हो रहा है इंटरकाइनेसिस, और इंटरकाइनेसिस में जो एस फेज होता है ना, एस फेज, इस एस फेज में नो क्रोमोसोम ड्यूप्लीकेशन, यानी क्रोमोसोम की नो डीएनए ड्यूप्लीकेशन। जैसे आप पहले देखा करते थे ना एस फेज में होती है, यहां पे डीएनए ड्यूप्लीकेशन नहीं होती। तो यहां पे कंडीशन क्या हुई, ये चीज जब निकल के मियोसिस 2 के पास आती है तो फिर एक नया जादू होता है। ये जैसे बेटा यहाँ पे 23 है ना, ये 23 का 23 ही रहता है। कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट यही तो मियोसिस का जादू। ये पता क्यों नहीं समझ आता है, क्योंकि ये चीज ना जो पूरा आपको ये दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये इमेजिन करना मुश्किल है। तो इमेजिन हम कैसे करेंगे, जब मैं आपको लाइन टू लाइन बाय डायग्राम्स पढ़ाऊंगा तब आपको ये सारी की सारी चीज इमेजिन होगी। अभी तक जो एनसीईआरटी ने ये वाली लाइन कही थी ना कि इट इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। इसका मतलब क्या था, मियोसिस 1 से पहले एस फेज था तो यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, लेकिन जब इंटरकाइनेसिस आया और इस वाले एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ, और इसके बाद मियोसिस 2 आया तो डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ हुआ और यहाँ नहीं हुआ। ये लाइन का मतलब बेटा ये है, it only involves a single cycle of DNA replication। ओके, क्लियर हुआ? तो बेटा यहाँ पर मियोसिस 1 है, इधर मियोसिस 2 है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, और यहाँ पे 2 में हमने सेग्रीगेट कर दिया है। करें शुरू बेटा। तो अब आप यहाँ पे मियोसिस को देखना और पढ़ना शुरू करो। कॉम्प्लेक्सिटी दिमाग से भगाओ, जो जस्ट बातें भी आपको बताई हैं उनको रटने की और याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करते हैं, आइए बेटा करते हैं हम शुरू हमारा टॉपिक, और जो टॉपिक है मियोसिस 1, मियोसिस 2, बीच में इंटरकाइनेसिस और उसके साथ एसोसिएटेड मियोसिस 1 की डिटेल। तो बेटा अब यहाँ करते हैं लाइन टू लाइन शुरू। लाइन टू लाइन वर्ड्स को देखते हुए समझते हैं कि क्या मियोसिस कहना चाहता है, मियोसिस हमारे कान में क्या फुसफुसाना चाहता है, हमें कैसे कैसे कंसेप्ट में लेके जाना चाहता है। तो लेट्स स्टार्ट ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। मियोसिस इज अ डबल डिवीजन। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमें मालूम है मियोसिस में आपके पास मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है। मियोसिस इज अ डबल डिवीजन अकरिंग इन सम डिप्लॉइड सेल्स। कुछ डिप्लॉइड सेल्स में होंगे, सब में नहीं, कुछ डिप्लॉइड सेल्स, ऐसे डिप्लॉइड सेल्स जो बॉडीज में गैमीट को प्रोडक्शन देंगे ना, ऐसे डिप्लॉइड सेल जो गैमीट बनाएंगे उनमें मियोसिस होता है। और मियोसिस की वजह से एक ऐसी डबल डिवीजन है जिसमें जो किसी डिप्लॉइड सेल्स में होता है, एंड इट गिव्स राइज टू 4 हैप्लॉइड सेल्स। और बेटा यहाँ पर आपको एक आता हुआ नया कंसेप्ट, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिलता हुआ एक कंसेप्ट है आपके, एकदम आपकी तरफ एक कंसेप्ट घूमते हुए आया कि क्या कितने सेल बने, 4 हैप्लॉइड सेल। समझाता हूं अभी। ईच हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। अरे वाह भैया, बात लाइन बाय लाइन कंप्लीट करते हैं कि क्या कहना चाहता है। देखो इधर एक स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल है, इसको आप बोल सकते हैं जर्म सेल। नाम के नाम पे तो अगर आपको नाम देना ही है, नामकरण कर दो बेटा इसका, स्पर्मेटोगोनिया है तो डिप्लॉइड। ओके, तो ये मियोसिस कंप्लीट करेगा। मियोसिस 1 2 नहीं लिख रहा हूँ, मियोसिस यानी 1 + 2, ये दोनों स्टेप मियोसिस के हो जाएंगे। और इसके रिस्पॉन्स में 1 2 3 4 4 स्पर्म्स बनेंगे, और चारों के चारों स्पर्म कैसे होंगे, हैप्लॉइड। तो मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स में होगा, जिसमें मियोसिस के बाद आपको 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे, जिसमें इसके कंपैरिजन में आधा अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। क्लियर हुई बात?
बहुत बहुत बढ़िया। अब देखो मियोसिस 1, पूरे सिस्टम में दो पोर्शन थे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो बेटा मियोसिस 1 में G1 फेज आया, S फेज आया, G2 फेज आया और कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आया। पढ़ना सिंपल, क्लियर भी हो रहा है, जैसा माइटोसिस में हो रहा है वैसा सा हो रहा है, बट थोड़ा सा चेंज। देखते हैं डिटेल में। एस फेज थोड़ा सा बड़ा है माइटोसिस के कंपैरिजन में, एस फेज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये जो प्रो फेज है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बेटा माइटोसिस का जो एस फेज था वो माइटोसिस का जो प्रो फेज था वो बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे प्रो फेज इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, यानी बेटा ये सब प्रो फेज के हिस्से हैं। किस प्रोफेज के? कैरियोकाइनेसिस में जो प्रोफेज होता है ना, PMAT याद करें प्लीज, ये प्यारा मैट हमने पढ़ा था ना, ये प्यारा मैट, इसमें प्रोफेज को भी आगे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। ये मियोसिस 1 में होता है। क्लियर है बेटा? अब मियोसिस 1 में साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है इंटरकाइनेसिस। कौन सा फेज आता है? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में भी G1 फेज हुआ, S फेज हुआ, G2 फेज हुआ। बट बेटा जो इंटरकाइनेसिस का एस फेज होता है ना, इसमें यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता। समझे? इधर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता। चलो यहाँ के G2 फेज के बाद, इसके G2 फेज के बाद आप मियोसिस 2 में कैरियोकाइनेसिस देखते हो, और कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 2, यहाँ बोलेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। इस तरीके से आपके पास गेम चल रहा है। यहाँ पे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, और यहाँ प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एना और टेलोफेज 2। समझे ना बेटा? क्लियर हुआ ये सारी की सारी कहानी? दिस इज मियोसिस इन समरी। मियोसिस की बेटा ये वाला डायग्राम अभी आप बनाएंगे, इस डायग्राम को मैं नहीं समझाऊंगा अभी। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी ये नोट्स आप लोग जो लिख रहे हैं ना बेटा, ये कंसाइज फॉर्म में दिए हुए हैं। तुम्हें पेपर से पहले अगर कुछ पढ़ना है तो तुम नोट्स पढ़ सकते हो, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, NCERT एवरी सिंगल थिंग। तो आप अपने जब नोट्स कर रहे हैं तो आप अगर ये वाला डायग्राम कर गए तो माइटोसिस, और माइटोसिस तो तुम्हें आता है, मियोसिस की तुम धज्जियां उड़ा सकते हो एकदम बढ़िया से। ये डायग्राम तुम्हारा सब कुछ सम अप करता है। तो डायग्राम ये क्या कहानी समझाएगा? ये कहानी हम तब समझेंगे जब हम इस पूरे मियोसिस प्रोसेस को खत्म कर चुके होंगे। तो अब क्या करते हैं? शुरू करते हैं मियोसिस 1। बेटा मियोसिस 1 में आप लगाओ G1 फेज कंप्लीट किया, जैसे पहले माइटोसिस में हुआ तो सेम। G2 फेज एग्जैक्टली S फेज वैसा ही हुआ जैसे माइटोसिस में हुआ। अब हमें यहाँ पे मियोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस वाला फेज है ना, कौन सा वाला? कैरियोकाइनेसिस वाला फेज है बेटा, वो पढ़ना है। और कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेप क्या होता है? प्रोफेज। प्यारा मैट पढ़ा था हमने, प्यारा मैट, PMAT। तो प्रोफेज। अब आप प्रोफेज को 5 हिस्सों में बांटते हैं। नाम बोलता हूँ। लता, एक लड़की है, उसको बोलते हैं लता जरा पानी दे दो। लता मुझे प्लीज किचन से लाके पानी दे दो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ये आपके पास स्टेप चले। देखो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। लता जरा पानी दे दो। समझे? ये 5 स्टेप हैं बेटा मियोसिस के। तो इन 5 स्टेप में सबसे पहले हम देखेंगे लेप्टोटीन। थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ और सोचो कि अभी तक आपने क्या करते आए हैं आप लोग, आप अभी तक आप पढ़ते क्या है? अगर आपको बेटा प्रोफेज स्टडी करना है तो प्रोफेज में ना आपको मालूम तो लगता है बेटा कि प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज के दौरान ड्यूरिंग द प्रोफेज कंडेंसेशन होती है। याद करो ना, CCD कंडेंसेशन, राइट? सेंट्रोसोम्स का पोल्स की तरफ जाना और डिसइंटीग्रेशन। तो ये तीनों प्रोसेस होते हैं, बट इस बार एक्स्ट्रा कुछ ऐड हो जाता है। कंडेंसेशन CCD के अलावा और भी, हमने पढ़ा ना CCD, इन तीनों के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। CCD तो होगा, जैसे CCD वहां पे हुआ था माइटोसिस में, यहाँ पर भी होगा, बट यहाँ पर कुछ और नई एक्स्ट्रा चीजें होंगी। वो क्या एक्स्ट्रा चीजें होंगी? चलिए देखते हैं। बेटा इधर देखिए, प्रोफेज आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रोफेज में सबसे पहले लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में इन सम एनिमल सेल्स क्रोमोसोम्स शो स्पेशल अरेंजमेंट कॉल्ड बुके स्टेज। सबसे पहले मुझे यहाँ कहना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको लेप्टोटीन में डालना है, स्टार्टिंग of
कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हुआ और कंडेंसेशन होने के बाद क्रोमैटिन जब क्रोमोसोम्स में हुआ कन्वर्ट, तो क्रोमैटिन जब क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हुआ ना, तो बेटा उसने गुलदस्ते की तरह, एक गुलदस्ते की तरह इस तरीके से, जैसे गुलदस्ता होता है ना, ऐसा सा अरेंजमेंट ले लिया। ऐसा आपको दिखेगा एक बुके जैसा, एक गुलदस्ते जैसा स्टेज दिखेगा। इसको नाम दिया करते हैं बुके स्टेज। एनसीईआरटी इसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करता है। आप लोग अपने दिमाग में बिठाएंगे कि जैसे गुर्र करके लेप्टोटीन आया, लता आई। इमेजिन करो, लता से क्या मंगाया आपने? पानी मंगाया ना, तो लता पानी आ रही है और लता के हाथ में एक गुलदस्ता पड़ा है। इमेजिन करते हुए चलेंगे, सब कुछ मस्त याद आ जाएगा। लता के हाथ में क्या पड़ा है? गुलदस्ता पड़ा है। क्लियर हो रही बात? वेरी नाइस। सीसीडी में बेटा सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, कुछ भी कहिए, वो एस्ट्रल रेज बनाएंगे और पोल की तरफ जाएंगी। और सेल अपीयर एज होमोलोगस क्रोमोसोम, सेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं। अब बढ़िया नया इंपॉर्टेंट बढ़िया कंसेप्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम है क्या? ये ऐसी चीज है ना बेटा, अगर आप समझे मेरी बात तो आपके लिए गेम पूरा का पूरा आसान है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स को समझने की करते हैं कोशिश। एक बात बताओ बेटा, मोनाड तो आपको मालूम है, डायड आपको मालूम है क्या? समझो, जब ना अकेला एस फेज से पहले जीवन फेज में ये जो चीज थी, आप जीवन फेज में देखते हैं ना बेटा, जीवन फेज में आपके पास ये जो चीज दिखती है, आपको ये मोनाड दिखती है अकेला, ये कंडेंस होता, सोचो बाय चांस, होता नहीं है, बट अगर आपको जीवन फेज के क्रोमैटिन को कंडेंस करना है तो ऐसा बनेगा। ठीक है बेटा। और जब रेप्लिकेशन ड्यूरिंग एस फेज हो जाती है तो ये अपनी एक और ऐसी कॉपीज बना लेते हैं। तो बेटा जब असलियत में ये कंडेंस होता है तो ऐसा दिखता था। ये तो हमने कहाँ पे पढ़ा था बेटा? कौन सी किस में पढ़ा था? माइटोसिस में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? समझे मेरी बात? तो आप ये चीज देखो कि आपके पास टोटल अरेंजमेंट क्या है, कि हमने देखा G1 फेज जो मियोसिस में भी हो रहा है, माइटोसिस में सेम टाइप से हो रहा है। इसको लिखते हैं G1 फेज, S फेज, प्रो फेज। G1 फेज में बेटा आपके पास पड़ा है ये ऐसे, S फेज में हो गया इस तरीके से, कोई डाउट तो नहीं? और जब ये प्रो फेज में आएगा तो बेटा क्या कंडेंसेशन होगी? तो कंडेंसेशन होने की वजह से ये ऐसे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? समझे? दिस इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमैटिड्स। इतना समझे? इसमें तो कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया। अब लगाओ कंसेप्ट नया, डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल में बेटा अभी हमने सीखा था पिछले वाले लेक्चर में, डिप्लॉयड सेल में क्या होता है, आपके पास पेयरिंग होती है। पेयरिंग कैसे बोलूं? 23/2 होता है ना, दैट मीन्स मैं ऐसा कहता हूं 23 पेयर्स, राइट? तो आप देखो, तो अब लगाओ बेटा कंसेप्ट। हम क्या गेम देख रहे हैं? इधर है हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल, और डिप्लॉयड सेल में बेटा क्या होता है? पेयरिंग होती है। पेयरिंग में अगर आप यहाँ पे कितने पेयर्स देख रहे हैं? 23 पेयर्स। तो बेटा अगर हम इसको ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना शुरू कर दें, G1 फेज, S फेज, प्रो फेज, तो अपने को मालूम पता कैसे दिखेगा? हर एक चीज ना बेटा कैसे दिखाई देती है? फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। मैं इसको जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ फर्स्ट पेयर, क्योंकि पेयर्स में रहते हैं ना। ये है सेकंड पेयर। और बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, फर्स्ट पेयर में जो ये दोनों है ना, ये दोनों जो फर्स्ट पेयर के दोनों ये पार्ट है, क्या एक ही पेयर के हैं? यस। और जब बेटा ये दोनों एक ही पेयर के होते हैं ना, तो ये दोनों सेम काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सेम काम करते हैं। मैं यहाँ पे जो कंसेप्ट बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर हैव सेम जीन्स। कहानी क्लियर हुई? दैट इज जो ये है फर्स्ट पेयर, इसमें अगर मैं इसको A और B रखता हूं, दैट मीन्स A and B chromosomes have same
genes and therefore are called, इनको क्या कहा जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहा जाएगा इनको? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स एक पेयर का हिस्सा होंगे, जो क्रोमोसोम्स एक ही पेयर का हिस्सा होंगे और जिन क्रोमोसोम पे सेम जीन होंगे, उन क्रोमोसोम्स को बेटा हम टर्म करते हैं क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम। इतना समझे मेरी बात? ओके, वेरी नाइस। तो बेटा जब आप G1 फेज में इस तरीके से देख सकते हैं, तो अब S फेज में मालूम क्या होगा? S फेज में बेटा यही चीज होती है और हर इंडिविजुअल क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है कि नहीं? तो ये इस तरीके से डुप्लीकेट होगा, बिल्कुल ठीक। और नीचे वाला पेयर भी इसी तरीके से डुप्लीकेट होगा कि नहीं होगा? यस, इस तरीके से डुप्लीकेट होगा। ओके बेटा, ऐसी जो सिंगल कंडीशंस होती हैं जो आपको यहां दिखाई दे रही है, ऐसी सिंगल नॉन डुप्लीकेटेड कंडीशंस को हम टर्म करते हैं मोनाड। क्या टर्म करते हैं? मोनाड। ऐसी सिंगल नॉन डुप्लीकेटेड कंडीशंस को कहते हैं मोनाड। और एस फेज में जो डुप्लीकेटेड कंडीशन होती है, डुप्लीकेटेड कंडीशन है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डायाड। क्या टर्म करते हैं? डायाड। क्लियर है बेटा? तो मोनाड और डायाड तो अपने को क्लियर। तो अब सोचो कि जब आपके पास अब ये कौन से एस फेज के बाद क्रॉस करके कौन से फेज में जाएगा बेटा? ये जाएगा आपके पास प्रो फेज में। और क्या प्रो फेज के पास कंडेंसेशन होती है? यस। तो कंडेंसेशन में क्या हुआ? ये जो इस तरीके से था, क्या अपने को ये एग्जैक्टली ऐसा दिखाई देगा? बिल्कुल। कंडेंसेशन के बाद यही वाली चीज अपने को बेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब यहां पर आपके पास था ये क्रोमैटिन और यहां क्या है? क्रोमोसोम्स। कंसेप्ट समझ आ रहा है अच्छे से? Yes बेटा। So what I'm trying to tell you, when you are looking at this position, एक सेकेंड दो मेरे को, आपको ये इजी करके अच्छे से क्लियरली अरेंज समझा दूं। तो मोनाड हमने इनको कहा, इसको आपने डायाड कहा। और मोनाड और डायाड कंडीशंस बेटा इफेक्टिवली ये दोनों कंडीशंस अपने क्रोमैटिन के लिए इस्तेमाल करी कि नहीं करी? क्लियर हुई बेटा? तो क्रोमैटिन एस फेज के दौरान कहलाते हैं डायाड, क्योंकि वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में है। डायाड मतलब डुप्लीकेटेड, डबल से वर्ड डायाड आया। और क्रोमैटिन जब G1 फेज में होते हैं तो कहलाते हैं मोनाड। ओके, तो बेटा जब प्रोफेज में दौरान इनकी हो जाती है कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन की वजह से यहां पर जो आपके पास बनता है वो क्या है? क्रोमोसोम। इतना क्लियर हुआ? अब साइंटिस्ट को देखने में बेटा यहां तो आपको देखने में आपको ब्लैक और रेड दिखाई दे रहा है, मैंने जानबूझ के ब्लैक और रेड बनाया है। बट अगर आप बहुत दूर से देखेंगे तो मालूम आपको कैसे दिखाई देगा? कुछ मैं आपको ऐसा दिखा देता हूं। ये आपको ना बेटा ऐसा दिखाई देगा। अब बताओ आपको यहाँ पे कितनी यूनिट्स दिखाई दे रही हैं? इसमें कितनी यूनिट दिखाई दे रही है? एक ही दिखाई दे रही है ना। बट असलियत में ये कितनी यूनिट्स हैं? 2। दैट मीन्स मैं अगर इसकी अकेले की बात करूं, ये बना था डायाड से, तो इसके अंदर 2 क्रोमैटिड्स है, लेकिन अभी दूर से देखने में कितनी यूनिट्स दिखाई दे रही है आपको? 1। यहाँ पे कितनी यूनिट ये दिखाई दे रही है? 1। और ये वाली कितनी यूनिट दिखाई दे रही है? 1। ठीक है, तो बेटा ये दोनों मिला के जब दिखेंगे कैसे? 2 मिला के, एक ये और एक ये जब मिला के 2 दिखेंगे। और नीचे वाले भी तो इस तरीके से मिला के आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये भी तो देखो आपको 2 ही दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में इनको हम टर्म करते हैं बाईवैलेंट। क्या टर्म करते हैं? बाईवैलेंट। आपको बाईवैलेंट समझ आया? पहली बात, मोनाड और डायाड क्लियर है? बहुत बढ़िया। जब डायाड की कंडेंसेशन होती है तो प्रोफेज में डायाड आपको एक सिंगल यूनिट दिखाई देता है। डायाड में 2 क्रोमैटिड है, हमें मालूम लगता है क्रोमैटिड नंबर ये ब्लैक वाली और एक रेड वाली। डायाड कंडीशन में 2 क्रोमैटिड है पर क्रोमोसोम, यहाँ पे भी 2 क्रोमैटिड है। क्लियर हुई? तो इंडिविजुअल को मैं क्या कहता हूँ? डायाड।
क्लियर हुआ बेटा जी। अब जब कंडेंसेशन हुई तो आपके पास क्या बना, क्रोमोसोम बना, और क्रोमोसोम पे ये देखने में आपको कितना दिखाई दे रहा है, सिंगल, ये देखने में कितना दिखाई दे रहा है, सिंगल। तो यहाँ पे टोटल होमोलोगस क्रोमोसोम की 2 यूनिट्स है ना, तो इसलिए इसको कहा बाइवेलेंट। और मैं इसको भी, इन दोनों को भी मिला के क्या कहूंगा, बाइवेलेंट। बेटा क्लियर हुआ बाइवेलेंट। अब कोई डाउट नहीं। अब मैं तुम्हें एक और स्टेप आगे लेके चलता हूँ। बाइवेलेंट के आगे एक ऐसा स्टेप जिसको समझने में 90% बच्चे गलती करते हैं और उनको समझ नहीं आता है। तो ये वाली बात अब हम यहाँ देखेंगे। देखो इधर, अरे भाई हो जाए इरेज। कुछ देर बाद प्रोफेज जब चल पड़ा ना बेटा, तो कुछ देर बाद मैं भी समझाऊंगा कब, फर्दर ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज के जब हम नेक्स्ट आगे स्टेप्स में जाएंगे ना, जैसे पेकाइटीन में पहुंचते हैं, आपको पता है लता जरा पानी दे दो, पी फॉर पानी था और पी फॉर पेकाइटीन था, तब जाके पता मालूम बेटा क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ना, जो ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, अब ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोमियर पे जुड़े रहते हैं। कहां पर जुड़े रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोमियर पे, यहां पे जुड़े रह जाते हैं। दूसरा वाला भी कहां जुड़े रह गए, सेंट्रोमियर। तो बेटा आप इस वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हो, ये कैसा हो गया, ऐसा। ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा, कैसा हो गया, ऐसा। क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्या ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं? यस। क्यों? क्योंकि जैसे बेटा ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हुए थे, तो ये लोग होमोलोगस थे कि ये इन्हीं की डुप्लीकेशन होगी, ये दोनों अभी भी होमोलोगस हैं। जब इनसे क्रोमोसोम बन गया, ये अभी भी होमोलोगस हैं, और ये दोनों अभी भी होमोलोगस हैं। दिखने में थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी इनकी चेंज हो रही है, बट हैं तो होमोलोगस ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो होमोलोगस क्रोमोसोम में यहां पर जब ये इस तरीके से इंडिविजुअल देखने में सिंगल यहां पे इस तरीके से सिंगल यूनिट बने हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या कहला रहे हैं, ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम जो दूर से देखने में दिखेंगे 2, ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो दूर से देखने में दिखेंगे 2, उनको क्या कहेंगे हम लोग बेटा, क्या टर्म करेंगे, बाईवेलेंट। अरे मिट जा भाई, क्या इनको टर्म करेंगे, बाईवेलेंट। ठीक समझे? लेकिन यही होमोलोगस क्रोमोसोम जब और ज्यादा सेपरेट हो जाएंगे और सिर्फ ये सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं। कहां पर जुड़े हुए हैं, यहीं तो जुड़े हुए हैं बेटा, सेंट्रोमियर पे। इसके अलावा कहीं और जुड़े हुए नहीं, हर जगह से अलग अलग हो चुके हैं। तो मालूम देखो बेटा अब क्या हुआ, ध्यान से देखना। अब आपको एक यूनिट ये दिखाई दे रही है, अब आपको दूसरी यूनिट दिखाई ये दे रही है, फिर आपको तीसरी यूनिट ये दिखाई दे रही है, और चौथी यूनिट आपको ये दिखाई दे रही है। क्या अब यहाँ पे जो बाईवेलेंट था, ये आपको कितने यूनिट दिखाई दे रहे थे, 2, और इन्हीं बाईवेलेंट ने जब अपने आप को और खोल लिया तो आपको कितनी यूनिट दिखाई दे रही है, 4। तो बेटा ये 4 यूनिट कहलाने की दिखाई देने की वजह से इनको कहते हैं टेट्राड। क्लियर हुआ? तो मैं ऐसा कहूंगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, किसकी बात हो रही है, क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी नंबर, ये हमारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं। ये हो सकते हैं बाईवेलेंट या फिर टेट्राड। बाईवेलेंट अपीयर 2 यूनिट्स, एंड ये कैसे होते हैं, अपीयर 4 यूनिट्स। ठीक, तो बाईवेलेंट टेट्राड समझ आया। क्वेश्चन, बाईवेलेंट से ही टेट्राड बनता है? हाँ, ये आपको इधर और 2 इधर, एक आदमी के हाथ इधर, समझ लो एक आप इधर और इधर, ये आपके पास बाईवेलेंट बना, और ये आपके पास क्या बन गया, इधर और इधर ये टेट्राड बन गया। तो बाईवेलेंट वाले ने इस तरीके से ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है बाईवेलेंट, और ये सिर्फ यहाँ पे सेंट्रोमियर पे जुड़ा रह गया, तो आपके पास ये क्या बन गया, टेट्राड। सिंपल तो है बेटा। तो बाईवेलेंट और टेट्राड क्लियर हुआ। वापस यहाँ आते हैं, इधर बोलो कितना सिंपल था। मोनाड कंडीशन होमोलोगस क्रोमैटिन्स में, यहाँ मोनाड कंडीशन है, ये डायड कंडीशन है। ठीक है बेटा, डायड कंडीशन में ये इसी तरीके से क्रिएट होते हैं,
अभी आपको समझाया, ये दोनों आपको डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। तो बेटा ये दोनों जो आपके पास डायग्राम है, यहाँ पे आप अच्छे से देखो, ये आपको जो क्या दिखाई दे रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों, अरे कहाँ गया भाई, ये दोनों आपस में क्या है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये दोनों आपस में है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, समझे, क्लियर है। यहां पर जो आपने ये देखा था इधर से, एक ब्लैक और एक रेड देखा था ना बेटा, इस तरीके से ब्लैक और रेड देखा था, ये आपके पास दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है बेटा। जब मैं इसमें देखता हूं, ये वाला ब्लैक और ये वाला रेड आपस में क्या कहलाते हैं बेटा, सिस्टर। तो आप यहां देख सकते हो, ये ब्लैक और ये रेड आपस में क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। और ये वाला और दूसरे वाला जो आपस में जुड़े नहीं हैं, देखो इन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, बट बेटा ये वाला और ये वाला जुड़े तो नहीं है, तो इन दोनों को आपस में हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ आई। ये वाली बात अगर आपको नहीं समझ आती बेटा, वीडियो को थोड़ा पीछे करो, दोबारा देखो, और जब तक क्लियर नहीं हो जाती तुम आगे नहीं बढ़ोगे। यहाँ पे कंडीशन में देखने में बेटा आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कौन सी स्टेज होती है, ये आपके पास स्टेज होती है बाईवेलेंट स्टेज। तो बाईवेलेंट स्टेज तक आपको कंप्लीटली क्लियर हुआ। देखो बाईवेलेंट स्टेज को बनाए रखने के लिए मैं कहता हूं, एक क्रोमैटिड ये था ब्लैक वाला, एक क्रोमैटिड ये था रेड वाला, दोनों चिपके हुए हैं। तो इनके बीच में चिपकाने के लिए इन दोनों को कोई फेविकॉल चाहिए। तो जब इन दोनों को चिपकाने के लिए हमें फेविकॉल चाहिए ना, इन दोनों को जब चिपका रखा है, तो बेटा ये फेविकॉल किस चीज की बनी है, न्यूक्लियोप्रोटीन की। यानी ये फेविकॉल कुछ न्यूक्लिक एसिड और कुछ प्रोटीन की, किसकी, कुछ न्यूक्लिक एसिड और कुछ प्रोटीन की मिला के बनी हुई है। तो ये कौन सी फेविकॉल हुई, कौन सी फेविकॉल, न्यूक्लियोप्रोटीन की। क्लियर हुआ, आसान था, समझ आया आपको। देखो बेटा अभी तक क्या समझ आ चुका है, हमने समझा इधर से G1 फेज, S फेज और प्रो फेज का मतलब। इसके अंदर हमने देखा कि G1 फेज में आपके पास ऐसी अरेंजमेंट एग्जिस्ट करती है, S फेज में ऐसी, और प्रो फेज में जब आपको क्रोमोसोम बना दोगे तो ऐसा। यूनिट तो सिंगल है, एक क्रोमोसोम जिसमें कितने क्रोमैटिड्स हैं, 2 क्रोमैटिड। और अगर मैं यहाँ पे रेड, ब्लैक और रेड की बात करूं तो बेटा ये कौन से क्रोमैटिड हुए, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, डिप्लॉइड सेल में जब पेयरिंग दिखाने शुरू किए तो हमने कहा कि इस तरीके से फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है। जब 2 क्रोमोसोम एक ही पेयर के होते हैं तो इन दोनों क्रोमोसोम जो एक ही पेयर के क्रोमोसोम्स हैं बेटा, ये दोनों क्रोमोसोम्स कहलाते हैं होमोलोगस। दैट मींस ये और ये आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये और ये आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर हुआ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज सेकंड पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जब ये बेटा हम कंडीशन देख रहे हैं क्रोमैटिन, क्योंकि आप ये G1 फेज में देख रहे हो बेटा, G1 फेज में ये क्रोमैटिन की कंडीशंस हैं। तो ऐसी कंडीशन जो डुप्लीकेट नहीं हुई है उसको कह देते हैं हम मोनाड। जो डुप्लीकेट हो चुकी है उस कंडीशन को हम टर्म करते हैं डायाड। और जब कंडेंसेशन होके क्रोमैटिन से बना क्रोमोसोम, तो कंडेंसेशन से क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है, तो आपको ये कंडीशन मिली। प्रो फेज में जब आप लेप्टोटीन में देखते हो तो कंडेंसेशन हुई जब बेटा शुरू, कब, लेप्टोटीन में। प्रो फेज का पहला टाइम लेप्टोटीन में कंडेंसेशन शुरू हुई, तो ये आपको कंडीशन दिखाई दी। साइंटिस्ट जो है ना बेटा, वो एक सेल, माइक्रोस्कोप के नीचे सेल देख रहे हैं, सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस देख रहे हैं, और न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही बारीक। इतने ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाई देता है जितना HD में हम यहाँ देख रहे हैं, वो बहुत ही डिटेल, बहुत ही बारीक से, बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं, रफ सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो दूर से देखने में बेटा, वो अगर वो चिपके हुए हैं, अगर आप मेरे इस हाथ को बहुत दूर ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ, या किसी बहुत दूर पड़ी हुई चीज को देखो, आपको एक सिंगल छोटी सी एंटिटी दिखाई देती है ना। अगर आप क्या करो, 2 लोगों को एकदम साथ साथ खड़ा कर दो और आप पहाड़ के ऊपर जाके उन दोनों को देखो, तो बहुत दूर से वो आपको एक ही आदमी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग नहीं है, एक ही दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम लोग बहुत बड़े हैं और सेल बहुत छोटा है, तो जब हम इतनी दूर से सेल को देखते हैं ना, और उसके अंदर भी बिल्कुल छोटू सा, एकदम बिल्कुल छोटू सा ऐसे क्रोमोसोम को देखते हैं ना, तो बेटा वो क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल, जो अगर साथ साथ जुड़ा हुआ है तो हमें ऐसा दिखाई देगा, सिंगल सा यूनिट। तो बेटा यहाँ पर ऐसी 2 सिंगल यूनिट्स दिखाई दे रही हैं, तो इनको क्या कहते हैं, बाईवेलेंट। ओके, जब हम प्रोफेज में आगे बढ़ते हैं तो बाईवेलेंट और कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं।
और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और ये बाइवेलेंट कैसे दिखाई देने लगते हैं, टेट्राड की तरह दिखाई देने लगते हैं। क्लियर बेटा। फिर हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी कि बाइवेलेंट को बाइवेलेंट बनाए रखने का काम किसका, बाइवेलेंट को ये इस तरीके से जैसे इंडिविजुअल जो आपके पास क्रोमैटिड है इनको चिपकाए रखने का काम किसका, एक फेविकॉल का। और ये जो हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन है ना, ये जो बेटा अपना न्यूक्लियोप्रोटीन है यही तो अपनी फेविकॉल है, मजबूत जोड़, जन्म जन्म का जोड़, समझे। क्लियर। लेप्टोटीन समझ आया। लता हाथ में गुलदस्ता लिए आ रही है, याद रखना, तो बुके स्टेज भी आपको लेप्टोटीन में मिली। लेप्टोटीन में जो आपको दिखा, क्योंकि कंडेंसेशन शुरू हो गया तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, बाईवेलेंट। क्या दिखाई देगा, बाईवेलेंट। तो प्रोफेज की नेक्स्ट स्टेज बोलो बेटा कौन सी हुई, लता जरा पानी दे दो। तो नेक्स्ट स्टेज कौन सी बनी बेटा, जरा। जरा का मतलब होता है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है बेटा, इस तरीके से ना बाइवेलेंट को आप इमेजिन कीजिए, इस तरीके से बाइवेलेंट, ये आपको दिखाई दे रही है मेरी दोनों उंगलियां। अब ये ऐसी नहीं हुई, ये ऐसी, ये बाइवेलेंट दूर दूर पड़े, ये दोनों मिला के बाइवेलेंट है, लेकिन एकदम पास पास तो नहीं है, ये दूर दूर है। अब ये दूर दूर जो है वो पास पास आना शुरू होते हैं। समझो मेरी बात को ध्यान से, ये दोनों जो हैं ये दूर दूर बैठे थे, अब ये बेटा क्या कर रहे हैं, पास पास आने शुरू हो रहे हैं। और जब बेटा ये इस तरीके से पास पास आते हैं तब जाके पूरी की पूरी कंडीशन, पूरा का पूरा गेम चेंज होता है। क्लियर हो रही है। ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, इस तरीके से दे आर कमिंग क्लोजर, एंड व्हेन दे आर कमिंग क्लोजर तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू रियलाइज, इन द zygote homologous chromosome get attached to each other laterally due to development of a ribonucleoprotein complex between them। क्या बोला, कॉम्प्लेक्स लाइन। ये बाइवेलेंट इस तरीके से दूर दूर थे और ये पास पास आने शुरू हुए, क्यों, क्योंकि इनके बीच में भी दोबारा फेविकॉल आ गई। कौन चीज आ गई, फेविकॉल। अब पढ़ो, होमोलोगस क्रोमोसोम जो इस तरीके से थे, ऐसे थे, ये दूर दूर थे बेटा। अब इन दोनों दूर दूर थे, ये एक दूसरे के पास आना शुरू होते हैं, और जब ये एक दूसरे के इस तरीके से पास आते हैं तो बहुत बहुत एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में इस तरीके से एक यहाँ पे फेविकॉल सा डेवलप होने शुरू होती है। तो बेटा ये फेविकॉल क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बिटवीन देम, ठीक। और जब ये एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं तो इस पास आने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं, और वो प्रोसेस क्या होता है, साइनेप्सिस। दिस प्रोसेस ऑफ कमिंग क्लोजर, द प्रोसेस ऑफ बाइवेलेंट्स टू कम क्लोजर इज टर्म्ड एज साइनेप्सिस। क्लियर हुआ बेटा। व्हाट इज साइनेप्सिस, द प्रोसेस ऑफ द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स टू कम टुगेदर इज टर्म्ड एज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस, दिस प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अटैचमेंट बोलिए चाहे इस बात को बोलिए, कमिंग क्लोजर, क्लोजर, इस प्रोसेस को हमने क्या टर्म किया, साइनेप्सिस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड ना बेटा हमें बोला जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है क्या, जो आपको फोटो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। ये फोटो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इस फोटो को अगर सिंपल फॉर्म में बनाऊं तो मालूम बेटा कैसे दिखाई देगी। ये अपने पास होमोलोगस क्रोमोसोम है इस तरीके से, ये एक दूसरा होमोलोगस, ये दोनों आपस में बाइवेलेंट्स हैं, और जब ये दोनों इस तरीके की फेविकॉल की वजह से पास पास आते हैं तो प्रोसेस क्या होता है, साइनेप्सिस। और पूरे के पूरे इस जुगाड़ को, इस पूरे के पूरे इंतजाम को क्या कहते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में ये जो चीज है वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है, और यहाँ पे एक और दूसरा। क्लियर हुआ। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में जो साइनेप्सिस, यहां पे बोलूंगा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में साइनेप्स्ड क्रोमोसोम्स प्लस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो हमारी क्या है, फेविकॉल। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है, इस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में ये साइनेप्स हुए हुए, ये आपस में क्लोज आए हुए ये दोनों क्रोमोसोम्स, और इनके बीच की ये वाली फेविकॉल। तो बेटा इस डायग्राम को इस तरीके से कॉम्प्लेक्स अगर आपको देखना हो तो ऐसा वाला डायग्राम अपने को दिखाई दे रहा है, कोई डाउट तो नहीं। ये डायग्राम एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये डायग्राम आपकी जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है। क्लियर करते हैं बेटा। तो अभी तक
एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, हमने जो जो पढ़ा फिर हम आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा बेटा मियोसिस। मियोसिस को 5 स्टेज में बांटा, लता, जरा, पानी, दे, दो। लता से लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पानी से पेकाइटीन, फिर डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। लता को कहा कि जब तुम आओगी तो अपने हाथ में गुलदस्ता लिए आओगी, तो दैट मीन्स लता बुके स्टेज के साथ होती है। लता स्टेज के अंदर, लेप्टोटीन स्टेज के अंदर जो बेटा आपको चीज दिखाई देती है वो आपको बाइवेलेंट दिखाई देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि नए नए वर्ड सीख रहे हो। तो अब जैसे रिवाइज कर रहे हो मेरे साथ तो देखते रहना, आपको मस्त समझ आएगा। लेप्टोटीन में आपको क्या दिखाई दिए? बाइवेलेंट्स। क्लियर हुआ? तो बेटा बाइवेलेंट एक दूसरे के दूर दूर थे। जब लेप्टोटीन में बाइवेलेंट्स बन गए तो जाइगोटीन में बाइवेलेंट्स पास आएंगे, तो इनके पास आने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस इज द प्रोसेस ऑफ बाइवेलेंट्स कमिंग क्लोजर। और जब बेटा ये पास आते हैं तो इनके बीच में फेविकॉल बन जाती है। पक्का क्लियर हुआ? तो ये दोनों बाइवेलेंट है और इन दोनों के बीच में इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या मिल गई? इस तरीके से फेविकॉल। कुछ भी इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपने फेविकॉल लगा दी, ये इस तरीके से लो या इस तरीके से आपने लिया और फेविकॉल इन दोनों के बीच में ऐसे लगा दी। तो फेविकॉल प्लस ये बाइवेलेंट, फेविकॉल प्लस ये जो आपके पास बाइवेलेंट है, ये आपके पास क्या बन गए? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ पुत्र? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्लियर है? तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखें तो इसके लिए वर्ड यूज किया गया ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर। क्या वर्ड यूज किया है? ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर। क्या है? दिमाग लगाओ। ट्राई का मतलब क्या है? 3, पार्टाइट मतलब पार्ट। तो एक ऐसा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके 3 हिस्से दिखाई देते हैं। और मालूम पता क्यों 3 हिस्से दिखाई देते हैं? इस डायग्राम पे ना फोकस करना। एक हिस्सा, दूसरा जो बीच में ग्रीनिश आपको ये दिख रहा है धारीदार हिस्सा वो, और ये तीसरा हिस्सा। बताओ कितने हिस्से दिखाई दे रहे हैं? आपको 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। कौन सा? ये वाला पहला, ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा। क्या आपको 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड, ये वाला सेकंड और तीसरा। बेटा 3 हिस्से दिखाई तो दिए, इसीलिए इसको कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपने लेप्टोटीन में बाइवेलेंट बनाए, जाइगोटीन में बाइवेलेंट को साथ साथ ले आए, और जब जाइगोटीन में बाइवेलेंट को साथ साथ ले आए तो साइनेप्सिस हुआ। साइनेप्सिस हुआ तो साइनेप्सिस की वजह से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बना, और इस कॉम्प्लेक्स को हम टर्म करते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। डन? क्लियर? आसान था? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास पेकाइटीन। कौन सा आया नेक्स्ट? पेकाइटीन। तो पेकाइटीन को समझने के लिए हम इस फोटो से देखते हैं। बेटा यहाँ पर अब आपके पास इस तरीके से ये डायग्राम है। क्या हुआ यहाँ पर? ये दोनों आपके पास ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। इनके बीच में यहाँ पर क्या बना हुआ है? ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इस तरीके से इनके बीच में डेवलप्ड है। समझ आ रही है? ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इनमें डेवलप्ड है। अब ड्यूरिंग दी पेकाइटीन यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस होगा जो आज तक आपने ना सुना है ना देखा है। वो प्रोसेस बड़ा मजेदार और कॉम्प्लिकेटेड है। ये प्रोसेस मालूम आपको क्या कहते हैं? ये हमारे पास बाइवेलेंट है। ये बाइवेलेंट है, दोनों के दोनों इस तरीके से बाइवेलेंट्स हैं। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे क्या करके दिखाऊंगा, मैं जरा थोड़ा सा आपको अपनी उंगली को कलर करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए। जस्ट स्टिक विद मी। देखो ये मेरी उंगलियां देखो, यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है? ये जो उंगली है, ये मेरी जो ये वाली उंगली है, इधर ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है, इधर पिंक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से ब्लू वाला पार्ट उखाड़ता हूँ, तोड़ देता हूँ और यहाँ से पिंक वाला पार्ट तोड़ देता हूँ, ब्लू वाला पार्ट उठा के यहाँ लगा देता हूँ और पिंक वाला पार्ट उठा के यहाँ लगा देता हूँ। समझ आया? यानी हम क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स का ये दोनों जो ये दोनों मिला के बाइवेलेंट है, पास पास आ गए थे, तो ब्लू वाला हिस्सा इधर ले जाऊंगा और इसका ये पिंक वाला हिस्सा मैं इधर लेके जाऊंगा। जैसे यहाँ पर मैंने इधर ब्लैक और पिंक दिखा दिया। ब्लैक और पिंक में देखो, अब मैंने कंडीशन क्या करी है, ब्लैक वाले एरिया में 2 जीन्स हैं, छोटा ए छोटा बी, और इधर भी सेम टाइप के थोड़े से डिफरेंट जीन्स हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। कैसे बोलो, बचपन में पढ़ते हैं ना कैपिटल टी स्मॉल टी, उसी तरीके से मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी लिख दिया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब मैंने इसको बेटा काटा,
काटा, इसको भी यहाँ से काटा। तो काटने के लिए मुझे कोई कैंची, कोई एक सिजर्स, कोई एंजाइम चाहिए। एंजाइम क्या है? एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। ये दो एंजाइम्स हैं जो काटने के प्रोसेस में मदद करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे काट दिया, आपको समझ आ रहा है? इस प्रोसेस में देखो हमने यहाँ पे कट किया, और कट करने के बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम इसको एक्सचेंज करा रहे हैं। देखो एक्सचेंज करा दिया, ये वाला ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ से निकल के इधर लग गया और इधर आपके पास पिंक वाला पोर्शन लग गया। तो मैंने ये लिया, यहाँ से इनको कट किया, उठा के इसको इधर डाला और इसको उठा के मैंने इधर डाला, आपके पास ट्रांसफर हुआ। और जब ये वाला ट्रांसफर हुआ तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हुआ कि नहीं हुआ? समझ पाए? यहां पर क्या कंडीशन हुई बेटा? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स पॉसिबल हो पाया। ये सारा प्रोसीजर कब हो रहा है? All this procedure is happening during the Pectine। कब हो रहा है बेटा जी? पेकाइटिन के दौरान। ये सारा प्रोसीजर कब हो रहा है? पेकाइटिन। तो पेकाइटिन में हम क्या कहते हैं? पेकाइटिन के दौरान कंडेंसेशन अभी चल रही है, क्रोमोसोम्स अभी भी कंडेंस, और ज्यादा कंडेंस होते जा रहे हैं क्रोमैटिन क्रोमोसोम, क्योंकि प्रोफेज तो चल रहा है, प्रोफेज कॉन्टिन्यूएशन में, ये सब प्रोफेज के ही तो पार्ट है। तो प्रोफेज चलता जा रहा है, कंडेंसेशन चलती जा रही है, और सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था। अब सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और ज्यादा बेहतर तरीके से दिखना शुरू होता है। सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बिकम मोर क्लियर, और यहाँ पे एक ऐसे एरिया दिखाई देने लगते हैं जो ब्लू और पिंक दिखाई दे रहे हैं आपको। ऐसे एरिया दिखाई देने लगते हैं जहां पर टूट के हिस्से आपस में एक्सचेंज होंगे। तो एक्सचेंज होने वाली हिस्से, एक्सचेंज होने वाली साइट आपको दिखाई देती है। क्लियर हुआ? जहां पर बेटा ये पिंक और ब्लू वाले एरिया में जहां एक्सचेंज होना है, ये साइट हमें दिखाई देने लगती है। और जिस साइट पे A site where crossing over, a site where exchange, crossing over का मतलब क्या हुआ? Crossing over को अगर मैं यहाँ कहूँ तो एक crossing over is exchange, a site where exchange, या फिर exchange के लिए दूसरा वर्ड है crossing over happens। ऐसी साइट को हम क्या कहते हैं? recombination nodule। क्लियर हुआ बेटा बात? ये साइट जहां पर एक्सचेंज हो रहा है, उस साइट को क्या टर्म किया? recombination nodule। क्लियर हुआ बेटा आपको ये वाली बात? बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर इधर मैं जानबूझ के ब्लैक और रेड पे वापस आ रहा हूं, जो हमने ओरिजिनली पढ़ा था। ये अपने पास ऐसे, ये अपने पास ऐसे हैं बेटा। मैं चारों को 1 2 3 4 नाम देता हूं। 1 and 2, 3 and 4, ये दोनों क्या है बेटा? सिस्टर। और ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है। अच्छा, 2 and 3 ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर? उसी तरीके से 1 and 3 ये भी कैसे हुए? नॉन सिस्टर। 1 and 4 कैसे हुए? नॉन सिस्टर। 2 and 4 कैसे हुए? नॉन सिस्टर। दैट मीन्स ये दोनों आपस में सिस्टर हैं और ये दोनों आपस में सिस्टर हैं। बाकी सब लोग एक दूसरे के नॉन सिस्टर हैं। कहानी समझ हुई? और जब भी ये एक्सचेंज होता है ना बेटा, ये एक्सचेंज मैंने कहा जब भी क्या होता है? एक्सचेंज यानी क्रॉसिंग ओवर। जब भी एक्सचेंज यानी क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये इन बिटवीन किसके बीच में होता है? किसके बीच में होता है? किसके मध्य में होता है? बिटवीन नॉन सिस्टर्स। यानी 1 और 3 के बीच में भी हो सकता है, 1 और 4 के बीच में भी हो सकता है, 2 और 3 के बीच में भी हो सकता है, और 2 और 4 के बीच में भी हो सकता है। ऐसा होता है, समझ लो मेरी बात को। एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर हुआ, किस के बीच में हुआ? क्या सिस्टर के बीच में हुआ? नहीं। क्या नॉन सिस्टर के बीच में हुआ? हाँ, नॉन सिस्टर के बीच में हमेशा और हमेशा टोटली पॉसिबल होता है ये एक्सचेंज। क्लियर हुई बेटा बात? कहानी आसानी से समझ आई? ये वाला पोर्शन अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन समझ आया? तो हम इसकी डिटेल को देखते हैं। ये सब कब हो रहा है बेटा? पेकाइटिन में। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है? एक ऐसी जगह, एक ऐसा साइट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है, यहाँ जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, तो बेटा एक एरिया से मुझे तोड़ना है और दूसरे एरिया में चिपकाना है, दूसरे एरिया से तोड़ना है तो पहले एरिया में चिपकाना है। कहानी क्लियर हो रही है? तो मुझे सोचो कि इस तरीके से मेरे पास ना बेटा चीजें, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा मार्कर्स की मदद से देखते हैं।
यहां पर अपने पास मैं इन दोनों को दिखा रहा हूं, समझ लो ये दोनों नॉन सिस्टर हैं, इसके साइड वाले अभी के लिए इन दोनों को एक्सचेंज करना है। तो मुझे अगर एक्सचेंज करना है तो बेटा मुझे यहाँ से तोड़ना पड़ेगा और मुझे ये भी यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। समझो कि मुझे ये दोनों यहाँ लगे हुए थे, इसको तोड़ना है। क्या मुझे तोड़ने के लिए एंजाइम लगेगा? यस, मुझे तोड़ने के लिए एक एंजाइम लगेगा, इसको भी और इसको भी। तो जो एंजाइम लगता है तोड़ने के लिए उसको कहते हैं एंडोन्यूक्लियस या फिर एक्सोन्यूक्लियस। क्या कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस या फिर एक्सोन्यूक्लियस। क्लियर हुआ? कौन सा एंजाइम है ये? एक ऐसा एंजाइम जो तोड़ने में मदद करता है। वो कौन सा एंजाइम हो? एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। क्लियर हुआ बेटा? सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस ने भैया इन दोनों को पकड़ा और तोड़ दिया। अब मैं जब तोड़ूंगा तो मुझे इस पिंक वाली कैप को मैंने यहां से तोड़ा, मुझे यहां जाके चिपकाना भी तो पड़ेगा। कहानी क्लियर हुई? तो यहां जाके चिपकाना भी तो पड़ेगा, यहां पे दोबारा, यहां पे तोड़ने के बाद इसको जो तोड़ा था मुझे यहां चिपकाना भी तो पड़ेगा। तो इसके लिए तो मुझे दोबारा चिपकाने के लिए जो चीज चाहिए वो क्या करे, वो क्या चीज चाहिए? आर प्रोटीन। क्या चाहिए मुझे? आर प्रोटीन, जो दोबारा चिपकाएगी। अनील का मतलब चिपकाएगी। तो आर प्रोटीन नाम की जो चीज है ये दोबारा चिपकाने में मदद करती है। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पे बेटा ये अनवाइंडेज नाम की चीज है, अभी आपको ये नहीं पढ़नी। अनवाइंडेज का मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इसका आपको सिग्निफिकेंस अभी नहीं जानना है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने के लिए पहली बात अगर मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊं, यहाँ पर इन दोनों को काटने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? बोलो कौन सा एंजाइम चाहिए? एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। फिर काटने के बाद दोबारा इनको अपनी जगह पे चिपकाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए बेटा? इन दोनों को एक जगह चिपकाने के लिए एंजाइम चाहिए, कौन सा? आर प्रोटीन। क्लियर हुआ? तो जब सेल में इतने सारे, एक ये सिर्फ दोनों नहीं होते, तीसरा तो बेटा नाम यही देख रहे हो, अनवाइंडेज। इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इस प्रोसेस में तोड़ने में, काटने में और चिपकाने में दोबारा एसोसिएटेड है, लगे हुए हैं। कि सारे के सारे मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एनसीईआरटी एक नाम देती है और अपना पल्ला झाड़ लेती है। मैं कह रहा हूं इतने सारे एंजाइम्स जिनकी वजह से एक्सचेंज, कटिंग, जॉइनिंग, एक्सचेंजिंग सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है ना। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स की वजह से हो रहा है। देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स जो इस काम में लगे हुए हैं। तो इतने सारे जो एंजाइम्स बेटा इस काम में लगे हुए हैं, ये मल्टी एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स है इसके लिए नाम क्या दिया गया? रिकॉम्बिनेज। क्या नाम दिया गया? रिकॉम्बिनेज। क्लियर हो रही है मेरी बात? बताओ कोई डाउट, कोई इशू? नहीं। तो रिकॉम्बिनेज बेटा क्लियर हुआ, ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से इतना कटिंग, एक्सचेंजिंग टोटली पॉसिबल हो पाता है। तो इस पूरे एक्सचेंजिंग के प्रोसेस में, काटने और दोबारा चिपकाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और क्रोमैटिड सेगमेंट्स बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान दो होमोलोगस क्रोमोसोम के मटेरियल को किया जाएगा एक्सचेंज। क्लियर हुआ बेटा? क्रॉसिंग ओवर समझ आया? आसान था, सिंपल था। देखो आगे बढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर बेटा यहाँ पे क्लियर हुआ। देखो आपने इस तरीके से दो होमोलोगस क्रोमोसोम लिए जिसके दो नॉन सिस्टर जो आपके पास क्रोमैटिड्स हैं वो एक्सचेंज करेंगे। एक यहाँ पर आपके पास कैप स्मॉल ए स्मॉल बी है और यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी है। ये वाली बात समझे? अब इन दोनों को कट करने के लिए एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस यूज दोनों में से कोई भी हो सकता था। हमने यहाँ पे एंजाइम्स को यूज करके इनको कट किया और कट करने के बाद बेटा मैंने एक्सचेंज कर लिया। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या टर्म किया? क्या टर्म किया बेटा मैंने यहाँ पे? इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या? एक्सचेंज। इस पूरे प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर टर्म किया। जब बेटा ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इसके बीच में यहाँ तो पूरे के पूरे एरिया में ये आपको इस तरीके से पूरी की पूरी फेविकॉल दिखाई तो देगी। कहानी क्लियर हो रही है? फेविकॉल अच्छे से दिखाई देगी, पक्का समझ आ रहा है? और एक और तुम्हें बढ़िया सी बात बताता हूँ, देखना यहाँ पे फेविकॉल दिखाई दे रही है, कोई डाउट नहीं, मस्त। अब नेक्स्ट प्रोसेस हुआ डिप्लोटीन। डिप्लोटीन ये प्रोसेस है ना बेटा, इस प्रोसेस में जो आपने ये ब्लू कलर से जो फेविकॉल बनाई है ना इसके बीच में, ये फेविकॉल के साथ कुछ चेंज आता है। क्या चेंज आता है? देखो हम क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के दौरान ये जो फेविकॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है पार्शियली, ये डिसॉल्व हो जाती है पार्शियली और क्रोमैटिड्स सेपरेट
ये जो क्रोमैटिड्स ने एक्सचेंज किया होता है, ये जो क्रोमैटिड्स ने सेपरेट एक्सचेंज किया होता है बेटा, ये एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिर्फ वहां जुड़े रहते हैं जहां पर एक्सचेंज हुआ था। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, ये दोनों क्रोमैटिड्स ने बेटा आपस में टोटल 100% जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये ब्लू कलर का आपके पास फेविकॉल है। तो अब कंडीशन मालूम क्या होगा, थोड़ी देर बाद ना बेटा यहाँ से ना फेविकॉल ना धीरे धीरे रिमूव होनी शुरू होगी। जैसे आपको दिख रहा है, ये फेविकॉल धीरे धीरे रिमूव होनी शुरू होगी। इस तरीके से पूरे के पूरे एरिया से देखो धीरे धीरे फेविकॉल जाते जा रही है। दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से फेविकॉल रिमूव होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी नीचे वाले एरिया से फेविकॉल रिमूव हो जाएगी, इस तरीके से दिखाई दे रही है आपको। हाँ, आप आराम से देख सकते हो। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो और देखो यहाँ पे फेविकॉल रिमूव हो रही है। तो हर जगह से फेविकॉल रिमूव हो चुकी है, लेकिन जिस एरिया में, इस वाले एरिया में जहां पर एक्सचेंज हुआ, यहां से तो फेविकॉल रिमूव नहीं हुई ना बेटा। तो इस वजह से क्या होता है, जिस एरिया में, समझो कि मेरी 2 उंगलियां थी, इन्होंने एक्सचेंज किया, तो जिस एरिया से फेविकॉल नहीं रिमूव होती, यही दोनों एरियाज आपस में जुड़े रह जाते हैं और बाकी सारे के ये ऐसे थे, ये दोनों आपस में जुड़े रह जाते हैं, बाकी सारे के सारे एरियाज एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मेरी उंगलियों को देखो, ये दोनों एरिया में मैंने क्या किया था बेटा, एक्सचेंज कराया, तो यही दोनों एरिया आपस से जुड़े हुए हैं और बाकी एरिया पहले ऐसे थे, बाकी एरियाज अब सेपरेट होना शुरू होते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना बेटा? समझ आ रही है बात? इस तरीके से एक्स शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस एरिया से जहां पर ये कलर दिखाई था, यहीं तो ये एक्सचेंज हुआ था और बाकी एरिया में जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व होता है तो ये दूर जाएंगे, लेकिन ये वाले एरिया से फेविकॉल हटेगी नहीं, और नहीं हटेगी तो आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। डिप्लोटीन के दौरान कहते हैं ये न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व्स पार्शियली एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की साइट में एक्सचेंज हटता, ये जो क्रॉसिंग ओवर साइट जहां पे एक्सचेंज हुआ था वहां से फेविकॉल हटेगी नहीं, और जब बेटा फेविकॉल हटेगी नहीं तो वहां पे एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। और ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है इसको हम क्या टर्म करते हैं, कायाज़मेटा। क्या टर्म करते हैं, कायाज़मेटा। दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कायाज़मेटा। कहानी क्लियर हुई बेटा? समझ आया? तो दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। हमने शुरू किया पूरा का पूरा प्रोफेज और स्टार्टिंग करी लेप्टोटीन से। लेप्टोटीन में बुके स्टेज दिखी और आपको दिखे बाइवेलेंट्स। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन में आए तो वहां पर प्रोसेस क्या हुआ, साइनेप्सिस का, और आपको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दिखना शुरू हुआ। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर था, क्लियर। नेक्स्ट लता जरा पानी पेकाइटिन देखा। पेकाइटिन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बढ़िया से दिखता है और हमें वो साइट अच्छे से दिखने लगती है जिस साइट पे क्रॉसिंग ओवर होगा। जिस साइट पे होता है क्रॉसिंग ओवर उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या कहते हैं बेटा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का बिकॉज ऑफ द एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेज। क्लियर हो रहा है? देखो आपके दिमाग में सब कुछ बैठा हुआ है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से सारा का सारा टूटा और दोबारा जाके जुड़ गया, सब कुछ रिकॉम्बिनेज की वजह से हुआ। और ये प्रोसेस क्या कहलाता था, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हो गई तो नेक्स्ट स्टेज आई, अब इसको कहते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज के दौरान यहाँ पर जहां पर क्रॉसिंग ओवर थी बस यहीं पर साइनेप्स जो आपके पास फेविकॉल होती है रहती है और बाकी एरिया से फेविकॉल हट जाती है, तो आपको ऐसा एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है और इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम हम देते हैं कायाज़मेटा। क्या नाम देते हैं बेटा, कायाज़मेटा। क्लियर हुआ? अब जब आप वर्टिब्रेट्स को देखते हो एनिमल किंगडम में, जब हम कॉर्डेटा में जाते हैं ना, कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में एनिमल किंगडम में एक सेगमेंट आते हैं वर्टिब्रेट्स। उनमें से वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो कुछ वर्टिब्रेट्स, नॉट ऑल, कुछ वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटीन जो स्टेज होती है ना बेटा वो कई सालों तक चलती रहती है, कई सालों तक चलती रहती है। दैट मीन्स ये मियोसिस आप क्यों कर रहे हो, गैमेट बनाने के लिए। क्लियर हो रहा है? जब मियोसिस गैमेट बनाने के लिए कर रहे हैं तो कुछ वर्टिब्रेट्स की बॉडी में क्या होता है, उनकी बॉडी में जो गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस शुरू होता है, तो मियोसिस शुरू हुआ, प्रोफेज में गया और प्रोफेज के अंदर जाके वो डिप्लोटीन में फंस गया और कई सालों तक उसी में फंसा रहता है। सेल अपना नॉर्मल काम करता रहेगा लेकिन सेल का न्यूक्लियस कौन से स्टेज में फंसा रहेगा, डिप्लोटीन स्टेज में। क्लियर हुई बेटा बात?
आसानी से कहानी क्लियर हुई। यहाँ पर डिप्लोटीन स्टेज, बस आपको इसके अलावा कुछ और नहीं जानना है, ना ही आपसे पूछना है। जब तक मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता हूँ, आप बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, डायाकाइनेसिस। इस लेक्चर का लास्ट वाला पॉइंट डायाकाइनेसिस। तो डायाकाइनेसिस है क्या? डायाकाइनेसिस में अब यहाँ पर मेरी उंगली देखो, यहाँ पर आपको कयाजमेटा दिखाई दे रहा है। अब ये जो कयाजमेटा है ये एक दूसरे से हटना शुरू होता है। अब मेरी उंगलियों को देखो एक दूसरे से हटते हुए, क्या उंगलियां एक दूसरे की टिप के थ्रू आ रही हैं, पास आ रही हैं और हट रही हैं। यहाँ पे समझ लो अगर बीच में एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा था तो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर ऐसे हटना लगता है, टिप की तरफ मूव करता है और हट गया। एक्स शेप स्ट्रक्चर एकदम सेंटर में है, ये टिप की तरफ मूव किया और हट गया, ये वाला केस। तो एक्स शेप स्ट्रक्चर जो कयाजमेटा था, क्या वो एकदम टिप्स की तरफ, एकदम क्रोमोसोम के एंड की तरफ मूव करेगा और फिर खत्म हो जाएगा? तो डायाकाइनेसिस में हम कहते हैं कयाजमेटा शिफ्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के एंड तक शिफ्ट होता है, एंड पॉइंट तक कयाजमेटा पहुंचता है। कयाजमेटा वहां पे पहुंचा तो सेंटर से टर्मिनल एंड पोर्शन तक गया और हट गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलाइजेशन क्या है? कयाजमेटा शिफ्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज टर्मिनलाइजेशन। क्लियर हुआ बच्चे? कोई डाउट नहीं? न्यूक्लियस डिजेनरेट कर गया, प्रोफेज का तो टाइम है बेटा, डिसइंटीग्रेशन होती है, डिजेनरेशन होती है, तो सीसीडी तो याद है। कंडेंसेशन आप करवा चुके हो, यहाँ पे सेंट्रोसोम्स को इधर उधर ऊपर ऊपर भेज चुके हो, तो अब डिसइंटीग्रेशन होनी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडीज डिसइंटीग्रेट करेंगी, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट करेगा और न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करेगा। तो यहां तक तो बेटा कहानी थी पूरे के पूरे मियोसिस के प्रोफेज 1 की। इस कहानी को यहीं पे फिनिश ऑफ किया जाता है और अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और इसके बाद इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 में क्या होता है। कहानी यहाँ तक क्लियर हुई बेटा? अब आपका आज होमवर्क क्या है? आपको घर जाके एनसीईआरटी को पढ़ना है। आप एनसीईआरटी को तसल्ली से पढ़ेंगे, हम एनसीईआरटी की डाउट्स अपने डाउट डिस्कशन क्लास में लेंगे और तब जाके ये चैप्टर हमें फाइनली क्लियर होगा। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत मन लगा के आपने पढ़ा। थैंक यू सो मच। खूब पढ़ाई करो, खुश रहो बेटा। बेस्ट ऑफ लक।